ऋषभ राशि को हैरान सा देख रहा था। वह उससे अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? राशि ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कुछ दूरी पर खड़ी सुनी की तरफ देख ऋषभ से बोली, कुछ नहीं, बस आज आपको अच्छे से देखने के बाद अपनी गलती का एहसास हो गया है। वरुण कभी राशि की तरफ देखता तो कभी सुनी की तरफ। ऋषभ की नजर सुनी पर पड़ी, जो उसके हाथ को थामे राशि के हाथ पर टिकी हुई थी। उसने जब नजरें उठा ऋषभ की ओर देखा तो वह बेचारगी से उसे देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि मेरी गलती नहीं है, राशि ने ही मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ा हुआ है। राशि ने जब देखा कि सुनी बस दूर से ही उसे घूरे जा रही है तो उसे और उकसाने का सोचा। वह ऋषभ की तरफ प्यार से देखते हुए बोली, आपकी आंखें बड़ी गहरी हैं सर, पता नहीं कितने राज और जज्बात कैद हैं इनके अंदर। वरुण ने जब यह सुना तो उसे हंसी आ गई, लेकिन ऋषभ के घूरने पर चुप हो गया। ऋषभ ने अब राशि को गुस्से से देखा और धीरे से बोला, अब ये क्या नाटक लगाया है तुमने? जैसे यहाँ आई थी वैसे ही चुपचाप वापस लौट जाओ। एक ऑन ड्यूटी सीनियर ऑफिसर के साथ सरेआम इस तरह की हरकतें करते तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो तो पुरानी जान पहचान है, इसलिए चुप हूँ। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो अभी तुम्हारे सीनियर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। राशि को ऋषभ का ये रूप देख अंदर ही अंदर डर लगने लगा। वह सोचने लगी कि ये सुनी आ क्यों नहीं रही। यार जल्दी आ, तेरे पर भरोसा करके ही तो मैंने अपने रावण जीजू से पंगा लेने की गुस्ताखी की है। वरुण, लगता है मुझे चलना चाहिए, आप लोग अपना पर्सनल मैटर हैंडल कर लीजिए। वरुण जाने को हुआ कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। 2 मिनट रुको, मैं भी साथ चलता हूँ, पहले इस चंट लोमड़ी से निपट लूं। ऋषभ राशि की तरफ देख कुछ कहने को हुआ कि तभी सुनी वहां आ गई और राशि का हाथ ऋषभ के हाथ से अलग कर उसे ऋषभ से दूर कर खुद उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। यह देख वरुण मुस्कुरा दिया और राशि की जान में जान आई। सुनी ने ऋषभ की तरफ देखा, जो अभी भी राशि को गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। यह देख सुनी सोच में पड़ गई कि लगता है आज तो राशि की क्लास पक्की लगेगी। उधर ऋषभ मन ही मन राशि पर नाराज हो रहा था। बेवकूफ लड़की, मेरा सारा इंप्रेशन खराब कर दिया सुनी के सामने। इसे दिक्कत क्या है मुझसे? पक्का इसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही होगी, लेकिन मैं इसे इस बार इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इस बार तो सजा दिलाकर ही रहूंगा, फिर चाहे भगवान भी आकर इसकी सिफारिश करेंगे ना तो भी ना मानूंगा। सुनी की गैर मौजूदगी में ऐसा कुछ करती तो एक बार को माफ भी कर देता, लेकिन अब ये लड़की माफी के लायक नहीं। सुनी को राशि की टेंशन होने लगी। वह ऋषभ से बोली, सॉरी सर, वो बस थोड़ा मजाक। ऋषभ, मजाक मुझसे? यही बात ना अब ये अपने सीनियर से बोलेगी। चलो वरुण। दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल पड़े। सुनी परेशान सी उन्हें जाते देख रही थी। उसने राशि को देखा, जो एकदम शांत खड़ी थी। सुनी नाराज सी बोली, हो गई तसल्ली, फैला दिया ना रायता, अब क्या करें हम? अच्छा तुम परेशान नहीं होना, हम उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, तुम बस यहाँ थोड़ी देर संभाल लेना। सुनी जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर निकल गई और ऋषभ के पीछे भागी। राशि मन ही मन बड़बड़ाने लगी, आपने मुझे सजा दिलाने की धमकी दी जीजू, अब देखना कि इसका बदला मैं कैसे लेती हूँ। जूते चुराई की रस्म में पूरे 51,000 लूंगी मैं। जब जेब ढीली होगी ना तब पता चलेगा आपको। सुनी जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर निकली तो उसे थोड़ी दूर पर वरुण ऋषभ जाते दिखे। वरुण उसे समझा रहा था कि वो बस एक मजाक था, कोई बात नहीं, लेकिन ऋषभ मानने को राजी ही नहीं था। सुनी ने पीछे से ऋषभ को आवाज दी, ऋषभ सर रुकिए तो। उसकी आवाज सुन दोनों दोस्त रुक गए और उसे अपनी ओर आते देखने लगे। वरुण ने ऋषभ के पास आ उसके कान में धीरे से कहा, वैसे पसंद काफी अच्छी है तुम्हारी, भाभी बड़ी स्वीट हैं और हिम्मत वाली भी, जो मेजर ऋषभ को मनाने खुद आ रही हैं। ऋषभ नाराज सा वरुण से बोला, दोस्त है वो मेरी। वरुण, अच्छा तभी इनके दीदार को इतना चटपटा रहा था, मुझे सब समझ आता है। इतने में सुनी वहां आई, ऋषभ सर प्लीज राशि की शिकायत नहीं करना। ऋषभ गुस्सा करते हुए बोला, क्यों ना करूं? ये लड़की हर बार मुझे ही क्यों निशाना बनाती है?
पिछली बार माफ किया था ना। सुनी ने अनजाने में ऋषभ की बाह पकड़ ली। प्लीज प्लीज सर, मान जाइए ना प्लीज। वरुण की नजर सुनी के हाथ पर पड़ी तो बोला, अरे अपना हाथ पीछे कीजिए। आपके दोस्त की इसी गुस्ताखी पर तो मेजर उसे सजा दिलाने पर आमादा हैं। अब आप भी वही हरकत कर रही हैं। सुनी को अब याद आया तो उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखेंगे। ऋषभ ने वरुण को घूरा और सुनी का हाथ पकड़ वापस अपने हाथ पर रख लिया। तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो, यह हक दिया है मैंने तुम्हें। सुनी ने बस मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। वरुण, क्यों? उसके हाथ में क्या कांटे? ऋषभ ने उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। तुम्हें काम था ना, तुम जाओ। वरुण, लेकिन तुम्हें ऐसे गुस्से में कैसे? ऋषभ, डॉक्टर तेजस्विनी मुझे संभाल लेंगी। वरुण, वो तो दिख ही रहा है, चलता हूं। वह वहां से चला गया। ऋषभ सुनी की तरफ देखा। उसने मेरे दोस्त के सामने मेरा मजाक उड़ाना चाहा। यह हरकत मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? सुनी, मजाक कैसा? वो तो बस आपकी तारीफ ही कर रही थी। सच ही तो कहा था उसने। ऋषभ गंभीर सा हो गया। तो क्या सच में मेरी आंखें? सुनी हड़बड़ाहट में बोली, हाँ, हमने तो पहले दिन ही नोटिस कर लिया था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन राशि ने आज बोल दिया। किसी की तारीफ करना गलत तो नहीं, राशि में बस थोड़ा बचपना है। ऋषभ का गुस्सा शांत हो चुका था। वह फिर भी नाटक करते हुए बोला, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब तक ये नहीं जाएगा मैं नहीं मानूंगा। सुनी कुछ सोचकर बोली, अच्छा ठीक है, आप ना लंबी लंबी सांसें लो, इससे गुस्सा शांत हो जाएगा थोड़ी देर में। ऋषभ ने कुछ लंबी सांसें ली और सुनी की तरफ देखा। सुनी उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। हुआ शांत? ऋषभ, नहीं। सुनी, तो आप उल्टी काउंटिंग शुरू करो। ऋषभ ने वह भी किया। सुनी, अब शांत हुआ गुस्सा? ऋषभ, नहीं। सुनी नाराज सी बोली, आपका गुस्सा आपकी तरह जिद्दी है। अभी हम और वक्त यहाँ नहीं रुक सकते। हम ना सुबह आकर आपका गुस्सा शांत करने की कोशिश करेंगे। ऋषभ बेरुखी से बोला, जाओ, मैं भी शिकायत करने जा रहा हूँ। सुनी उदास हो गई और आंखों में आंसुओं के साथ बोली, आप हमारी बात नहीं मानेंगे? अपने दोस्त की बात नहीं मानेंगे? राशि दोस्त नहीं, बहन है हमारी। ऋषभ ने जब उसे ऐसे देखा तो बोला, अच्छा ठीक है, जाओ, मैं शिकायत नहीं करूंगा। सुनी थैंक्स कहकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। ऋषभ उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा। जय शांत सा बिस्तर पर जा बैठा। कबीर भी उसके सामने आ बैठा। कौन है ये अदिति और कहाँ मिली थी तुम्हें? अब कहाँ है? जय, जोधपुर, मेरे ही शहर में। जब मैं 12वीं क्लास में था तब कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी। बस वहीं मिला था उससे। पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। मेरे और उसके कुछ दोस्त कपल भी थे। तकरीबन 2-3 महीने के बाद एक रोज मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर मुझे बहुत समझाया कि मैं एक बार अदिति से अपने दिल की बात कहकर तो देखूं। मुझे भी यह था कि बाद में कोचिंग के बाद तो हम अलग हो ही जाएंगे, पता नहीं फिर कभी मिलना होगा या नहीं। एक रोज मैंने हिम्मत कर अदिति से अपने दिल की बात कह दी। उसने तो खुशी खुशी मुझे हाँ बोल दिया। उस रोज उसने मुझे बताया कि वह भी मुझे पसंद करती है, बस कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। पहली मोहब्बत पूरी जो हो गई थी मेरी। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। हम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ बिताते थे। उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखता था। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करता, खुद से पहले हमेशा उसे रखता। हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि 12वीं के बाद दोनों एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। एक दिन मैंने अदिति को कहा कि कुछ दिन के लिए मैं पापा के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो उसे मिल नहीं पाऊंगा। ये सुनकर वो बहुत रोई, पर मेरा जाना जरूरी था। कुछ दिनों बाद जब मैं लौट कर आया तो मेरे करीबी दोस्त प्रशांत ने मुझे बताया कि यह लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने जब वजह जाननी चाही तो उसने खुलकर कुछ नहीं कहा। मैंने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन अदिति कोचिंग क्लास नहीं आई तो मेरा मन भी नहीं हुआ कि मैं क्लास ज्वाइन करूं। मैं प्रशांत के साथ घूमने चला गया। जब हम दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे तो वहां मुझे अदिति मेरे ही एक अच्छे दोस्त निकुंज के साथ बैठी दिखाई दी।
दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के हाथों को थामा हुआ था। उन्हें इस तरह देखकर पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर सोचा कि नहीं, मेरी अदिति मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हम दोनों दोस्त उनसे थोड़ा दूर जाकर बैठ गए और मैंने अदिति को फोन कर पूछा कि वो कहाँ है। कहते हुए जय चुप हो गया और उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वह अपने जज्बातों को काबू में करने की कोशिश करने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। संभालो खुद को। कुछ वक्त तक कमरे में खामोशी छाई रही। जय गुस्सा भूल किसी सोच में खोया सा बैठा रहा। उसे इस तरह देख कबीर को तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन वह शांत सा बैठा जय को देखता रहा। कमरे के बाहर एक ओर देव और मंजीत उदास से खड़े थे। जय ने फिर बोलना शुरू कर दिया। अदिति ने कहा कि वह तबीयत खराब की वजह से आज कोचिंग क्लासेस नहीं आई और पापा के साथ डॉक्टर के यहाँ आई थी। अभी वो मुझसे बात नहीं कर सकती थी क्योंकि पापा भी साथ थे। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसकी ये बात सुन ऐसा लगा कि अंदर से कुछ टूट सा गया है मेरे। वो बहुत खुश हो रही थी कि उसने कितनी आसानी से मुझे बेवकूफ़ बना दिया। मैंने प्रशांत से निकुंज को फोन करवाया तो उसने भी बहाना बना दिया कि वह किसी काम से शहर से बाहर गया है। मैं उठकर उसी वक्त वहां से बाहर चला गया, लेकिन अपना बहुत कुछ वहीं पीछे छोड़ आया। जय ने गहरी सांस ली। कुछ पलों की चुप्पी के बाद वह फिर बोल पड़ा। इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन तकलीफ उसे भी होती है। सभी के सामने हमेशा मुस्कुराने वाले वो लोग बस कभी कभी अकेले में रो अपना दिल हल्का कर लेते हैं। मैं भी अकेले में बहुत रोया था उस रोज। उस दिन मेरा प्यार और दोस्ती दोनों से भरोसा उठ चुका था, या कहूँ कि मेरा हर चीज से भरोसा उठ चुका था। अब मेरे लिए कुछ था तो बस मेरा परिवार और मेरे पापा का सपना। अगले ही दिन से मैंने कोचिंग क्लासेस जाना छोड़ दिया। स्कूल भी बहुत कम जाता था कि कहीं आते जाते उन दोनों से मेरा सामना हो गया तो पता नहीं क्या कर बैठूंगा। मुझे उनकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं था। बाकी दोस्तों से भी दूरी बना ली थी। अपने ही शहर में मेरा दम घुटता था। मैंने रात दिन खुद को पढ़ाई में पूरी तरह डुबो दिया। बहुत दूर चले जाना चाहता था मैं सब चीज़ों से। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। पापा तो चाहते थे कि मैं आसपास किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूं, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल्ली चला गया और वहां एडमिशन ले अपनी इंजीनियरिंग की और फिर आर्मी। मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन अदिति के धोखे को आज तक नहीं भुला पाया। अजमेर में नमन सर की शादी के दिन के बाद जब उस दिन रात को मैं लौटकर आपके घर आ रहा था, तो इतने सालों बाद मुझे अदिति रास्ते में दिखाई दी। वो भी उसी शहर में है। इसका एहसास होते ही मुझे उसका दिया धोखा फिर से याद आ गया। जिस वजह से मैंने अपने शहर जोधपुर को छोड़ दिया, वही वजह मुझे अजमेर में दिखाई दी। पहले तो मैंने काफी वक्त तक खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की की उस शहर में मौजूदगी का एहसास ही मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। मेरा दम घुट रहा था वहां। बस कैसे भी करके उस शहर से दूर जाना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं ही जानता हूँ कि वो रात मैंने कितनी मुश्किल से वहां गुजारी थी। मैं बैठकर रोने वालों में से नहीं हूँ। यूं ही हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी जी लेना चाहता हूँ, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें जितना भुलाने की कोशिश करो वो उतना ही याद आते हैं। उस लड़की का दिया धोखा मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। उसके लिए मेरे दिल में अब कोई जज्बात नहीं है। अगर हैं तो बस नफरत। जय उठकर दरवाजे की तरफ जा खड़ा हुआ। अगर उसे मुझसे प्यार नहीं था तो साफ मना कर देती। ऐसे धोखा देने की क्या जरूरत थी? उसे क्या सिर्फ मेरा दोस्त ही मिला था मुझे धोखा देने के लिए? और मेरे दोस्त को मुझे धोखा देते वक्त जरा भी हमारी दोस्ती का ख्याल नहीं आया। सच तो यह है कि मैं चाहे जितना भी हंस लूं मुस्कुरा लूं, पर यह दोहरा धोखा कभी नहीं भूल सकता। दिलों में जज्बात ना होते हुए भी उसे निभाना खुद के लिए और सामने वाले के लिए, दोनों के लिए ही धोखा है। लेकिन अदिति ने ऐसा किया। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि आइंदा इस प्यार वगैरह के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। पुरानी यादों को एक बार फिर याद कर जय की आंखों में नमी तैर गई। वही नमी अब देव, मंजीत और कबीर की आंखों में भी थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इस शैतान कांडी के अंदर
एक टूटा दिल भी है। कबीर खुद को संभाल कर खड़ा हुआ और आगे बढ़ जय के पास जा खड़ा हुआ। तुम ठीक हो? जय मुस्कुरा दिया। हाँ। कबीर कुछ पल तक खामोश सा उसे देखता रहा। फिर अगले ही पल उसने आगे बढ़ जय को गले से लगा लिया। जय के चेहरे की मुस्कुराहट अब गायब हो गई। वह मायूस हो गया और उसने कबीर के कंधे पर सिर टिका दिया। दोनों कुछ वक्त तक यूं ही शांत खड़े रहे। जय, अब दोबारा मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं अब और कोई दर्द या तकलीफ अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। बस अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से करना चाहता हूँ। कबीर, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, पर क्या तुम्हें जिंदगी को एक और मौका नहीं देना चाहिए? वो अदिति थी और ये माही है। हर लड़की धोखेबाज नहीं होती। मुझे लगता है कि तुम्हें माही को एक मौका देना चाहिए। मुझे लगता है कि माही ने गलती से यह पेपर बुक में छोड़ा है, लेकिन फिर भी तुम उसकी फीलिंग्स तो जान ही चुके हो। कुछ महीने बाद वह अपने पेरेंट्स के पास अब्रॉड चली जाएगी। जो भी फैसला करो अच्छे से सोच समझ कर करना। कबीर जय से दूर हुआ और उसे देखने लगा। जय कुछ कहने को हुआ कि उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े देव और मंजीत पर पड़ी तो चुप हो गया। देव मंजीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। कबीर की नजर भी उन पर गई। जय हंस दिया और कबीर से बोला, आपका सही है सर। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी आपके दीवाने हैं। अब देव सर मंजीत सर को ही देख लीजिए। आप नजरों से ओझल हुए नहीं कि दोनों का खोजी अभियान शुरू हुआ नहीं। इस चक्कर में आज मेरी अधूरी प्रेम कहानी भी इन्हें पता पड़ गई। और जरा देखिए तो कैसे मासूम से चेहरे बना रहे हैं। तीनों दोस्त उसकी बात सुन मुस्कुरा दिए। जय, आप लोगों की दोस्ती देखकर एक बार मुझे फिर से दोस्ती में भरोसा हो गया है। कबीर, मुझे पूरा भरोसा है कि माँ ही तुम्हारा प्यार में खोया भरोसा जगा देगी। जय, वो तो पता नहीं, लेकिन 2 घंटे बाद सिन्हा सर ने मीटिंग के लिए बुलाया है और शौर्य सर भी आ रहे हैं। कबीर, तुम आराम करो, बाद में मिलते हैं। कबीर कमरे से बाहर निकल देव मंजीत को अपने साथ ले गया। उनके जाते ही जय के चेहरे की हंसी गायब हो गई। वह गंभीर सा माही की बुक की तरफ देखने लगा। कबीर के कमरे में तीनों दोस्त चुपचाप बैठे थे। किसी का मन नहीं कर रहा था कुछ कहने का। देव अब उठकर खड़ा हो गया और एक गाना गुनगुनाने लगा। कबीर मंजीत उसे देखने लगे। थोड़ी ही देर में जय वहां आ गया और एक और बैठकर उसका गाना सुनने लगा। कुछ वक्त बाद गाना खत्म हुआ तो सभी तालियां बजाने लगे। देव ने जब जय को मुस्कुराते देखा तो खुश हो गया। देर रात सभी दोस्त मीटिंग में बैठे थे। मिसेज शौर्य भी उनके साथ आ बैठे। सिन्हा सर, कबीर, इस बार अच्छे से उनकी सारी लोकेशन देख कर आना, क्योंकि फिर तुम जो मैप बनाओगे उसी के हिसाब से हम उन पर अटैक करेंगे। उसके बाद तुम वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कबीर, नहीं सर, मैं वहां जाऊंगा। हमले के वक्त उन लोगों के बीच रहूंगा, तो मुझे उनकी हर मूवमेंट और उनके हर नफा नुकसान की सही और सटीक जानकारी रहेगी। अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो फिर वहां मैं तो हूं ही। सिन्हा सर हंस दिए। मैं जानता था तुम यही कहोगे। कुछ वक्त बाद सभी लोग मीटिंग खत्म कर वापस क्वार्टर की तरफ चल दिए। ऋषभ कबीर के साथ चल रहा था। उसने कबीर का हाथ पकड़ बाकी दोस्तों से हल्के से थोड़ा पीछे खींचा और खुद के कदम भी धीमे कर लिए। कबीर समझ गया कि ऋषभ कुछ बात करना चाहता है। कुछ वक्त बाद जब बाकी दोस्त बातें करते हुए आगे निकल गए तो ऋषभ बोला, तू कहे तो मैं चला जाता हूँ तेरी जगह। आखिरी वक्त पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुझे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो। तू एक काम कर, यहीं रुक और सर दोस्तों के सामने ऋषभ बनकर रहे। मैं कबीर बनकर वहां काम खत्म करता हूँ। किसी को भी पता नहीं चलेगा। पहले भी तो ऐसा कर चुके हैं ना हम। कबीर यह सुनकर चलता हुआ सा रुक गया। और ये ख्याल तेरे दिमाग में आया क्यों? ऋषभ, यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, बस मुझे तेरी फिक्र हो रही है। कबीर, अच्छा, जब तुझे वहां भेजूंगा तो मुझे फिक्र नहीं होगी? ऋषभ चुप हो गया। कबीर, हाँ, मेरा काम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आखिर में इस ऑपरेशन को मुकाम पर हम सभी को मिलकर पहुंचाना है ना? ऋषभ, लेकिन कबीर ने उसे चुप रहने का इशारा किया।
दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। कबीर अपने कमरे में सोने के लिए बिस्तर पर लेटा ही था कि उसे कुछ याद आया। वह उठकर सीधे जय के कमरे में जा पहुंचा तो उसे फोन पर बात करते देख रुक गया। कुछ वक्त बाद जय ने फोन रखा तो कबीर को देखा। कबीर उसके पास जा खड़ा हुआ। तुम्हारी बात को मैंने गौर से सोचा, लेकिन सच कहूं तो मुझे अब भी लगता है कि तुम भी माही को पसंद करते हो, तभी तो उसे शादी करने तक को तैयार हो। बस इस बात को मानना नहीं चाहते तुम। जय हंस दिया। ऐसा कुछ नहीं है, माही मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आज तक उसके लिए कभी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं किया मैंने, लेकिन जब मैंने उसका यह लेटर देखा तो फिर वही धोखा याद आ गया। डरता हूं कि इतिहास खुद को दोहरा ना दे, कहीं फिर से धोखा ना मिले, इसलिए इस प्यार के चक्कर में दोबारा नहीं पड़ना चाहता। एक डर ये भी है कि मैं इस प्यार के चक्कर में माही, मेरी बेस्ट फ्रेंड को ना खो दूं। माही अगर सच में मुझसे प्यार करती है तो मैं उसे अपना ये सच बता दूंगा। सब कुछ जानने के बाद भी अगर वो मुझसे शादी करना चाहेगी तो ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्यार को मुकाम ना मिलने की तकलीफ क्या होती है, और इससे माही को गुजरने नहीं देना चाहता मैं। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहती है, पर शायद ही मैं कभी उससे कह पाऊं कि मैं भी उससे प्यार करता हूं। कबीर मुस्कुरा दिया। कह नहीं सकते, लेकिन जता तो रहे हो। माही को खोना भी नहीं चाहते, उसे तकलीफ भी नहीं देना चाहते। उसकी आंखों में आंसू ना आए इसलिए खुद को उसे सौंप देने तक को राजी हो, और कहते हो प्यार नहीं। जब खुद से ज्यादा किसी दूसरे की परवाह हो तो वो एहसास क्या कहलाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। जय गहरी सोच में डूब गया। कबीर ने जब उसे ऐसे देखा तो मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि जो मेरा काम मैं करना चाहता था वो पूरा हो गया। वह अब मुस्कुराते हुए जय के कमरे से बाहर निकल गया।